स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में इलिस्ट्रेशन ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेजेस बताई थी। पेडागोजिकल एनालिसिस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कंटेंट्स के बारे में, किस तरह से कंटेंट का निर्माण किया जाता है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेशंस, विषय वस्तु, ये सभी चीज़ें बताई थी। तो उसी के आगे आज मैं बताती हूँ आपको इलस्ट्रेशन ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इलस्ट्रेशन को हम लोग एक तरह से और भी जान सकते हैं, ये उसके उदाहरण है। इलस्ट्रेशन का मीन्स होता है उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। तो जो शिक्षा शास्त्र का जो विश्लेषण है उसके क्या उदाहरण है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का उदाहरण, आज आप लोगों का यही मैं बताऊंगी। और ये जो टॉपिक है ना, अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। इवन आप इन चीज़ों को डेली अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, समझते, लेकिन इसके पीछे का रहस्य को नहीं जानते हैं। ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताई हैं, वो सारी चीज़ों का एग्जाम्पल मैंने उन्हीं से रिलेटेड दिया है जिसको आप हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ उससे रूबरू होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता होता है कि उसके पीछे की भी एक साइंस है। तो कोशिश मैंने की है आप लोगों को उसी के ज़रिए बताने की कि कितना सरल से सरल शब्दों का यूज़ कर सकूं, उन वर्ड्स का यूज़ करूं जिसके ज़रिए आप लोगों को समझ में आए। तो आज जो मैं आप लोगों को परस्पर निर्भरता जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, इसकी बात करूं तो सबसे पहले ये बता दूं कि निर्भरता का क्या मतलब होता है कि कोई आप इस पृथ्वी पे जितने भी समस्त जीव जंतु हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी न किसी पे निर्भर ही हैं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ सिर्फ समझने के लिए, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी किस तरह से क्या होता है। तो इस पृथ्वी पे समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी न किसी पर निर्भर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मनुष्यों की, तो भोजन के लिए पौधों पे, जानवरों पे निर्भर है। जानवर अपने आवास के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर है। पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज़ों पे निर्भर है। तो यानी कि समस्त जीव जंतु जो अपना इस पृथ्वी पे अस्तित्व है जिसका, तो वो अपने लिए, चाहे भोजन के लिए हो, आवास के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, हमेशा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसको ही इंटरडिपेंडेंस या परस्पर निर्भरता कहते हैं। तो चलिए आइए आज पूरा समझते हैं कि ये निर्भरता होती क्या है। प्रकरण की विषय वस्तु, आज जो मैं आप लोगों को प्रकरण बताऊंगी ये क्या है, आपकी विषय वस्तु है जिसका आज मैं पूरा विस्तार पूरा बताऊंगी। परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, यानी का किसी न किसी का निर्भर होना। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ह्यूमंस की मैं बात करूं, ह्यूमन डिपेंड है प्लांट्स पे या फिर एनिमल पे, एनिमल डिपेंड है प्लांट्स पे, ये भी प्लांट या दूसरे एनिमल्स पे, और ये डिपेंड है ह्यूमन पे। तो ये एक तरह की साइकिल है। इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस किस तरह से वो एक दूसरे पे निर्भरता शो करते हैं, क्योंकि यही चीजें तो लिविंग है। ह्यूमंस प्लांट्स पे निर्भर है, प्लांट्स एनिमल्स पे, ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ, निर्भरता के साथ में, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। अपने किसी न किसी तरह से एक दूसरे को लाभ या हानि पहुंचा रहे हैं, फिर भी साथ में रह रहे हैं, अपने जीवन का अस्तित्व बनाए हुए हैं। यही कहलाता है हमारा परस्पर निर्भरता या फिर इंटरडिपेंडेंस। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि परस्पर निर्भरता का अर्थ क्या होता है, तो इसके अर्थ को समझने के लिए सीधा समझते हैं कि एक स्थान पर अनेक पेड़ पौधे वास करते हैं। अगर मैं किसी भी एक पर्यावरण का बात करूं, कोई भी एक एटमॉस्फेयर ले लिया, जगह ले ली, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी हैं, बीज, छोटे छोटे कीट पतंगे भी हैं,
साथ में सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ एटमॉस्फेयर यानी कि वाटर, प्लांट्स और जितनी भी चीज़ें हैं इस एटमॉस्फेयर में। यार एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसमें ना भी ड्रॉ करूँ तो आपको मैं अगर सिंपल से सिंपल भाषा में बताऊँ तो कोई भी ऐसा आवाज़ जहाँ पर आप जहाँ भी रह रहे हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, चिड़िया हैं, गाय हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो आसपास आपके रह रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को किसी न किसी तरह से लाभ या हानि कुछ भी पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो यही कहलाता है हमारा परस्पर निर्भरता। स्वतंत्र जीवन यापन करना सभी जीवों का स्वाभाविक गुण है। ये सब एक दूसरे के साथ में रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन, यानी अगर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन की बात करूं तो प्लांट्स अपना स्वतंत्रता ग्रो कर रहा है। एनिमल अपने स्वतंत्र हैं अपने हर चीज़ के लिए, वो अपना भोजन खा सकते हैं, अपने आप ग्रो कर रहे हैं, उसको किसी तरह से कोई दबाव नहीं है या किसी ऐसा नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता कोई हानि हो। ह्यूमंस भी अपना आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो स्वतंत्रता के लिए किसी और पे निर्भर ना होकर एक स्वाभाविक गुण है। प्रायः यह देखा गया है कि आवास या वातावरण जीव एक दूसरे पे किसी न किसी रूप से निर्भरता होती है, तो इससे परस्पर निर्भरता कहते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों ये हरे पेड़ पौधों का जैसे जीव जंतु हैं, क्योंकि जितने भी जीव जंतु, मनुष्य और जानवर, ये सब क्या है अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, इस पृथ्वी पे इकलौते ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद से अपना भोजन बना रहे हैं। उन्हें किसी भी बाहरी आवरण की या बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ निर्भरता के प्रकार। निर्भरता के क्या प्रकार? निर्भरता दो प्रकार से हो सकती है, एक सहजीविता और एक परिजीविता। सहजीविता की बात करूं मैं तो एक स्थान पर दो जीव एक दूसरे के सहायता करते, ऐसे जीवों को सहजीविता और जीवन यापन सहजीवन कहते हैं। कोई भी दो जंतु सहजीविता यानी कि एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, जो आपने शायद अपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि कोई एक भैंस होती है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे किलनी वगैरह जो होती है, कीड़े होते हैं, उसके शरीर पे लग जाते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके शरीर पे अक्सर कोई चिड़िया या फिर कोई बगुला कुछ भी बैठ जाता है और उन किलनी को निकाल निकाल के खाता है। तो ये एक सहजीविता का बहुत बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। किस तरह से? यानी कि बगुला उस किलनी को निकाल के, उस कीड़े को निकाल के खा रहा है तो उसका पेट भर रहा है, और जो भैंस के जो जानवर है उसके शरीर से ये किलनी निकल रही, जो कि उसका खून पी रही थी, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, तो उसके शरीर से ये निकल गया बिना किसी एफर्ट के, तो उसको भी फायदा हुआ। यानी दोनों एक दूसरे को, जानवर के शरीर से वो जू निकल गया या वो इंसेक्ट था वो निकल गया और बगुले ने उसको खा लिया, इसी तरह से किसी पक्षी ने खा लिया तो उसका पेट भर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे का सहजीविता का एग्जाम्पल है कि दोनों एक दूसरे के साथ में हैं और एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए लाभ पहुंचा रहे हैं, वो एक सहजीविता का एग्जाम्पल हुआ। अगर मैं सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल मैं सहजीविता का कि एक एनिमल, इंसेक्ट और बर्ड, ये तीन चीज का ऑप्शन है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं तो आप लोगों ने देखा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो ये मटर के जो पौधे होते हैं या पी प्लांट्स होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, मटर है या चना है, इनके पौधों की जो दालें होती है ना,
दालों के निर्माण में आप लोगों ने सुना होगा, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सभी जानते होंगे कि दाल खाने से बहुत सारे उसके अच्छे तत्व हमारे शरीर में आते हैं। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण होने से पहले नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है ना, वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? जितनी भी जो दालें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मटर का एग्जाम्पल लूँ या चने का लूँ या किसी भी दाल की जड़ जो होती है उसका एग्जाम्पल लूँ, तो उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो ये एक मटर का पौधा है। ऐसे मैं रैंडमली बना रही हूँ, हालांकि ऐसे मटर का पौधा होता नहीं है, तो आप समझ जाइएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये इसकी जड़ है, ठीक है। ये जड़ों में यहाँ पे नोड्यूल्स का गांठें, जिसे आप लोगों देखें जब भी कभी पौधा उखाड़ते होंगे तो उसकी गांठ जब उखाड़ते हैं जड़ की, तो गांठों के रूप में होता है। तो ये यहाँ इन गांठों के पास दरअसल ये बैक्टीरिया रहता है। और बैक्टीरिया और नाइट्रोजन और दाल पल्स, ये तीन चीज़ एक साथ में, ये बैक्टीरिया उनकी जड़ों में रहता है, यानी कि उसको राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको तो रहने के लिए आवास मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रकृति में पाई जाने वाली मुक्त रूप से नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके इन गांठों के रूप में उनमें पाई जाती है, उन गांठों के रूप में उसमें संचित करता है। तो इससे पौधों को अपने लिए नाइट्रोजन मिलता जाता है। यानी कि पौधे नाइट्रोजन खुद से तो ले नहीं सक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इन गांठों के रूप में नाइट्रोजन पूरे पौधे को पहुंचा रहे हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ों में रह रहा, तो उसको आवास मिल रहा है। दाल को भोजन मिला नाइट्रोजन के जरिए और बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल गया। तो ये दोनों सहजीविता का यानी कि सिम्बायोसिस का एक बेस्ट एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरह से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कोई भी जानवर के शरीर में जो कीड़े हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए किस तरह से बगुले या किसी तरह का कोई एक ऐसा पक्षी जो उसको निकाल के खाता है तो उसका पेट भर रहा है, और उसके जानवर के शरीर से वो कीड़े निकल रहे तो उसको जो उसका खून पी रहे थे या उसको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे थे, तो उससे निजात मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने उस राइजोबियम बैक्टीरिया का बताया, जो कि जो जितनी दालें हैं उनकी जो रूट होती है उसमें आवास यानी कि रहता है। और रहने के साथ साथ वो क्या करता है, उसके लिए जो एग्जाम्पल देता है वो उसको क्या करता है कि वो एग्जाम्पल के तौर पे वो उसको भोजन दे रहा है। तो ये दोनों आपके लिए सिम्बायोसिस का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि परजीविता का, परजीविता आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी सुना भी होगा, लेकिन अभी मैं अगर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सहजीविता में तो यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा था, एक दूसरे को लाभ मिल रहा था, यानी कि यहाँ पे फायदा हो रहा था। लेकिन जो परजीविता है वो हानि हो रही है यहाँ पे। ये सहजीविता में एक दूसरे के साथ में रह रहा है और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, और परजीविता में ये एक दूसरे के साथ में रह रहा है और एक दूसरे को हानि पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस तरह से परजीविता यानी कि हानि पहुंचाते हैं, तो एक वास स्थान पे दो जीव इस प्रकार भी जीवन व्यतीत करते हैं कि जीव एक दूसरे से लाभ उठाता है। लाभ उठाने वाले जीव को परजीवी और दूसरे जो कि पोषक होता है उसको लाभ नहीं होने से लाभ ना होकर बल्कि हानि होती है, उसे परजीविता कहते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं एग्जांपल बहुत सबसे इजी एग्जांपल इसमें रहते हैं कि इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, लेकिन इसमें एक जीव को तो फायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे जीव जिसके वो शरीर में है या जिसके साथ हैं उसको हानि पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी भी मनुष्य है या कोई भी ऐसा है, मनुष्य का एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शरीर में कई बार जुएं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जुएं एक तरह के पैरासाइट है, यानी वो आपके बालों में तो है, तो वहाँ से तो उनको भोजन मिल रहा है, वो धीरे धीरे करके ब्लड ले रहे हैं या खून पी रहे हैं, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करें तो उनको तो फायदा मिल रहा है। लेकिन जिसके जरिए जिसके शरीर में है, जो पोषक है, जो होस्ट है जिस मनुष्य में है, तो उनको नुकसान पहुंच रहा है। दो लोग एक दूसरे के साथ में वास कर रहे हैं लेकिन एक को फायदा मिल रहा है और एक को नुकसान, वो हमारा पैरासाइट या परजीविता कहलाते हैं। सहजीविता में दो जीव एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। और जो परजीविता है यानी पैरासाइट, दो जीव एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक को फायदा पहुंच रहा है और एक को हानि पहुंच रही है, वो हो गया आपका पैरासाइट, ठीक है।
अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ संकर जंतु है, ये सभी जानते हैं। यह 2 पोषकों पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। प्रथम पोषक तो क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। द्वितीय पोषक की बात करूं, एनाफिलीज मच्छर, जब मादा मच्छर एनाफिलीज फिलीन क्या होती है, मच्छर मलेरिया से पीड़ित मनुष्य का रक्त पीती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बात करूं मलेरिया की, जो प्रोटोजोआ संका है, तो ये इसका जो एनाफिलीज मच्छर है, इसमें पैरासाइट रहते हैं। तो जो ये एनाफिलीज मादा मच्छर है, जब किसी मनुष्य को काटती है तो उसके शरीर में जो पाया जाने वाला पैरासाइट है, उसकी लार ग्रंथियों के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि वो अपना जो मलेरिया का परजीवी होता है, वो अपना जीवन चक्र अब उसके शरीर में पूरा करता है, मनुष्य के शरीर में। तो वो जो पैरासाइट है उसको तो वहां से लाभ मिल रहा है, लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपका सहजीवता और परजीविता, इन दोनों के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कीट भक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायना और वीनस फ्लाईट्रैप, ये सभी ऐसे हैं कीट भक्षी पौधे। दरअसल अपना जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है, ये उन्हीं स्थानों पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीट, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ प्रेडेशन या भक्षण की बात करती हूँ। अनेक जीव जंतु जीवों को मारकर खा जाते हैं, इसी क्रिया को भक्षण कहते हैं। यहाँ अगर अब प्रेडेशन की बात करूँ, अगर आप लोगों ने सबसे सरल बात करूँ तो शिकारी की, शिकार और शिकारी, प्रेडेशन वही है, शिकार और शिकारी का, यानी कि किसी भी जीव को मार के खा जाना प्रेडेशन, शिकार ये कहते हैं। ठीक है, यानी भक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो जंतु को शिकार करते हैं, उनका कच्चा मांस खाते हैं, मांसाहारी कहते हैं, तो वो भक्षण कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण अगर एग्जांपल पेश करूं, छिपकली का, वॉल लिजार्ड, जो आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनका भक्षण करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेंढक है, मेंढक भी कीड़ों का भक्षण करता है। मोर सांपों को खा जाता है, या फिर चमगादड़ कीटों को खाता है, शेर हिरन को खाता है। तो यानी कि ये जो भक्षण होता है वो मांसाहारी होते हैं। यानी अगर शेर की बात करूं तो वो किसी भी जानवर, यानी कि हिरन को मार के खा लेता है, बकरी, ये सब जानवर को मार के खा लेता है। ठीक है, अगर मैं लिजर्ड का एग्जांपल पेश करूं तो लिजर्ड क्या करता है कि वो जो छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं उनको खा जाता है। तो यानी ये जो भक्षण होता है मांसाहारी जीव जंतु करते हैं। ठीक, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अपमार्जन या इसके व्यंजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। ये नेम इंग्लिश में जरूर याद करना, क्योंकि कई बार ना हिंदी में नहीं लिखते अपमार्जन, बल्कि इंग्लिश में ही लिख देते हैं, इसके व्यंजन लिख देते हैं। तो क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि अनेक जंतु और अन्य प्राणियों के मृत शरीर को खाते हैं और अनेक खाने के बाद इन क्रिया को इसके व्यंजन करते हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वो मर जा, कोई भी बड़ा जीव जंतु, पेड़ पौधे की पत्तियां इवन तक मर जाने के बाद, या पेड़ से गिर जाने के बाद, या जानवर मर जाने के बाद में उनको धीरे धीरे सड़ाने गलाने की प्रक्रिया जो होती, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो दरअसल पूर्ण रूप से उसका डाइजेस्ट कर लेना ही अपमार्जन या फिर इसके व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट बात करूं, इससे वातावरण प्राकृतिक रूप से साफ होता है। जैसे कि बहुत सारे अपमार्जन ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बल्कि कौवा भी हो गया, गिद्ध भी हो गया, या ये सब प्राकृतिक अपमार्जक हैं जो समय समय पर प्राणियों के मृत शरीर को खाकर प्रकृति को साफ सुथरा करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया परस्पर निर्भरता का अर्थ क्या होता है, यानी कि दो जीव एक दूसरे के साथ में रह रहे, एक दूसरे को लाभ या हानि पहुंचा रहे हैं,
हैं वो परस्पर निर्भरता हो गई। निर्भरता का प्रकार क्या हो गया, दो प्रकार के होते हैं, सहजीविता, परजीविता। सहजीविता में दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, परजीविता में दो जीव एक को लाभ मिल रहा और एक को हानि मिल रही है। कीटभक्षी पौधे, बहुत से ऐसे कीटभक्षी पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए उनको पूर्ण रूप से जो प्राकृतिक में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पूर्ण रूप से ना मिलकर वो कीटों पर निर्भर होते हैं। भक्षण क्या, ये मांसाहारी जानवर जीव जंतु हैं जो एक दूसरे का शिकार करते हैं। अपमार्जन क्या, ये वो जीव जंतु हैं जो किसी के मर जाने पर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी के मर जाने पर उसको खत्म साफ करते वो खा जाते हैं, तो वो अपमार्जन कराता है। इससे प्रकृति साफ भी होती है और साफ स्वस्थ बनी रहती है। तो आज मैंने आप लोगों को शिक्षा शास्त्र विश्लेषण का उदाहरण यानी कि परस्पर निर्भरता के बारे में बताया। तो आई होप आज मैंने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।